बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। आज रविवार को सुबह से ही तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए गठबंधन के, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात किए। करीब आधे घंटे तक इन तमाम बड़े नेताओं की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। इस दौरान कई नवनिर्वाचित विधायक भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। सूत्रों की माने कि तो नई सरकार की गठन में किस तरीके का मंत्रिमंडल होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात हो रही है। फिलहाल जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में मुलाकात हुई है। अब सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी दिल्ली बुलाकर मुलाकात किया जा सकता है और जल्द से जल्द अब नई सरकार का गठन बिहार में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी और परिवार दोनों में अंतर्कलह जो है वो शुरू हो चुकी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक एक कर 3 पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाले, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें उनके घर में धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा मायका जबरन छुड़वाया गया, मुझे मारने के लिए चप्पल तक उठाए गए। इस तरीके के पोस्ट जो हैं वो रोहिणी आचार्य ने किए और सीधे तौर पर संजय यादव और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को आज बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने आज आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर राशिद अली कश्मीर का रहने वाला है, जिसे दिल्ली से आज एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ये आमिर राशिद अली वही व्यक्ति है जिसने ये i20 कार जो है वो खरीदी थी, यानी ये कार जो है उसके नाम पर ही रजिस्टर थी, जिसने बाद में ये कार डॉक्टर उमर को दे दी और उसी कार के जरिए जो है दिल्ली में ये ब्लास्ट किया गया, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई और कई लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए। एनआईए लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें वो भी लोग शामिल हैं जो कि इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। आमिर की जिस तरीके से इस पूरे मामले में मौजूदगी बताई जा रही है कि किस तरीके से वो दिल्ली आया और उसके बाद उसने वो गाड़ी खरीदी और आमिर ने ये गाड़ी बाद में डॉक्टर उमर को दी, और जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसको लेकर एनआईए लगातार छानबीन कर रही है। हर जगहों पे जिस जगह पर इसके तार जुड़ रहे हैं वहां से लगातार छानबीन की जा रही है। आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है और तमाम गवाहों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी एंगल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सीसीटीवी की मदद जो है तमाम जांच एजेंसियां लेती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ हरीश झा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच को आगे बढ़ा रही हैं और अब सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक जहां ब्लास्ट हुआ था, यानी लाल किले के ठीक सामने इसी रोड पर, वहीं पुलिस को जांच के दौरान 9 mm कैलिबर की 3 कारतूस भी मिले हैं। इन कारतूसों में 2 जिंदा कारतूस हैं और 1 खाली खोखा बताया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ने अपने कर्मियों से भी पता लगाया है कि उनकी तो उनका कोई कारतूस मिसिंग तो नहीं है। तो ऐसे में ये जानकारी मिली है कि पुलिस कर्मियों के ये कारतूस नहीं है, जिसके बाद अब और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, बाकी प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो 9 mm का ये जो कारतूस पाए गए हैं, क्या ये उसी i20 कार में से ही गिरे हैं, ये इसको लेकर भी सवाल खड़े हैं, जिसका खुलासा जो है वो जांच में होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जो आतंकी उमर है, जिसने इस डॉक्टर उमर ने इस घटना को अंजाम दिया, वही ये कारतूस भी लेकर चल रहा था, क्योंकि पुलिस को जो है वो पिस्टल नहीं मिली है, सिर्फ 3 कारतूस मिले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी। बीते सोमवार को एक आतंकी हमला इस दिल्ली में हुआ और राजधानी के दिल कहे जाने वाले लाल किले के समीप इसी मार्ग पर, आप जिस स्पॉट पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर ही जो है वो दर्दनाक धमाका हुआ, जिसमें कि 13 लोगों की जान चली गई। और आप स्पॉट पर इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन अब
क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं, अब एक हफ्ते बाद किस तरीके के हालात हैं मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ट्रैफिक आप देखिए तो बिल्कुल सामान्य यहां पर नज़र आ रहा है। मेट्रो स्टेशन के गेट्स को खोल दिया गया है और लोगों की आवाजाही चल रही है। ई रिक्शा हो, बसेस हो, ऑटो हो, सब लोग यहाँ आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर? दिल्ली ओखला। ओखला से। अब सब कुछ लग रहा है सामान्य हो गया है? अब तो लग रहा है सामान्य हो गया। अब तो 6-7 दिन घूमने आए थे आप यहाँ पर? जी जी जी। आप लोग सामान्य अब लग रहा है, सब नॉर्मल है, सब कोई हाँ किसी के डर तो नहीं है? नहीं है, किस चीज़ का डर नहीं है। आप देखिए कहाँ से आप आए? मैं गुड़गांव से आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ। पर पहले से ज़्यादा ठीक है, पर लोगों के मन में अभी भी घबराहट है और वो रहेगी, वो जायज़ है, घबराहट होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस से विनती है कि हर गाड़ी को अच्छे से चेक करे और पूरा प्रशासन अच्छे से काम करे। अभी बेशक लोग ये कह रहे हो कि थोड़ा सा दिल में डर ज़रूर है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। हमारे जो तमाम प्रशासन है वो इस पूरे मौके पर अपना काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोग अलर्ट ज़रूर रहें लेकिन डरे नहीं। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच एजेंसियों को पता चला है कि कानपुर में डॉक्टर शाहीन के 3 बैंक अकाउंट हैं। इन बैंक अकाउंट की डिटेल्स जांच एजेंसियों ने खंगालना शुरू कर दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि टेरर मॉड्यूल को सपोर्ट करने के लिए तमाम लोग फंडिंग करने का काम करते थे। ऐसे में उसके बैंक अकाउंट में किन लोगों ने पैसा जमा किया, किस तरीके के ट्रांजैक्शन इसमें होते थे, इसको लेकर के जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दरअसल डॉक्टर शाहीन का कानपुर से गहरा नाता रहा है। GSVM मेडिकल कॉलेज में कई साल वो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाती रही। बाद में यहाँ पर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष बनाई गई। इस दौरान बताया जाता है कि वह मेडिकल कॉलेज में रहती ज़रूर थी, लेकिन कानपुर के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उसका लगातार आना जाना था, तमाम लोगों से उसका संपर्क था। ऐसे में उसके 7 बैंक अकाउंट के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी हुई, जिसमें से 2 बैंक अकाउंट लखनऊ के बैंक से हैं, वहीं 2 दिल्ली के हैं, जबकि 3 कानपुर के हैं। कानपुर के इन बैंक अकाउंट में किन लोगों के द्वारा पैसा जमा किया जाता था, क्या कोई आतंकी एंगल इससे भी जुड़ा हो सकता है, क्या टेरर फंडिंग का मामला इससे जुड़ा हो सकता है, इसको लेकर के एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वीडियो श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। राजधानी लखनऊ में आज वीरांगना उदा देवी बाई पासी की मूर्ति लगाई गई। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री, राजधानी लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वीरांगना उदा देवी बाई पासी के त्याग और बलिदान की बातें कही गईं। ये भी बताया गया कि कैसे उन्होंने त्याग किया और देश के लिए अपना बलिदान दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। हिंदू राष्ट्र के संकनात के साथ आज पदयात्रा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो शुरुआत की थी वो आज समाप्त हुई। इस समापन के दौरान एक विशाल जनसभा की गई और इस जनसभा के दौरान तमाम साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र की बात कही। यहाँ पर अगर हम जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगली यात्रा दिल्ली से कश्मीर के लिए निकाली जाएगी। इसके अलावा देवकिंदन ठाकुर ने यहाँ सभी हिंदुओं को एकजुट होने का समय आने की बात कही। इसके अलावा अगर बात की जाए खुद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तो उन्होंने कहा कि ये यात्रा तो महज एक उदाहरण थी, अब आगे यात्रा निकालनी है तो गांव-गांव में यात्रा निकाली जाएगी जो हिंदू सनातन एकता का संदेश देती नजर आएगी। उद्देश्य यही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और सभी हिंदुओं को एकजुट एक साथ लेकर सामने लाया जाए। वीडियो विकास के साथ मथाबंदा से विनीत न्यूज़ स्टेट। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर्स के नेम प्लेट विवाद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि विश्व हिंदू परिषद का यही काम है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम किया जाए। ये लोग हर मामले में एंगल निकालकर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं। हर डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि मरीज की कैसे जान बचाई जाए। डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो ये नहीं पूछता कि मरीज मुस्लिम है या हिंदू।
डॉक्टर की प्राथमिकता यही रहती है कि कैसे मरीज की जान बचाई जाए। तो वहीं डॉक्टर के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर के द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया है तो ऐसे डॉक्टर को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक तो डॉक्टर, उसके बाद उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया है। तो वहीं हिंदू मरीजों के मुस्लिम डॉक्टर के पास जाने के सवाल पर पूर्व सांसद का सीधे तौर पर कहना था कि मुस्लिम आबादी ऐसी है जो अधिक बीमारियों से ग्रस्त रहती है और मुस्लिम मरीज अगर हिंदू डॉक्टर के पास ना जाएंगे तो हिंदू डॉक्टर का क्या असर होगा। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। कई महीनों से सस्पेंड चल रहे इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को बर्खास्त कर दिया गया है। आशीष द्विवेदी को चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे से नज़दीकियों की वजह से सस्पेंड किया गया था। इस दौरान उनकी तमाम पुरानी जांचों को भी खोला गया और इस दौरान पता चला कि एक महिला और उसकी बेटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, जिसके चलते वन स्टॉप सेंटर पर महिला ने फांसी लगा करके जान दे दी थी। इस मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था और इस प्रताड़ना से आजिज आकर के ही महिला ने फांसी लगा करके जान दे दी थी। इसके चलते जेसीपी हेडक्वार्टर ने उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला चोरी से जुड़ा हुआ था। एक कारोबारी के घर में गहनों की चोरी हुई थी और आरोप माँ बेटी पर था। नवाबगंज थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। बाद में रात में जबरन उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर छोड़ दिया गया। इसी दौरान महिला ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वीडियो श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय साइबर महाठगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये सातिर महाठग दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, समेत तमाम राज्यों में ये साइबर के जरिए लोगों को पहले प्रलोभन दिया करते थे, उनको ब्रेन वॉश किया करते थे, उसके बाद अलग अलग लोगों से ये महाठगी का काम करते थे। ऐसे ही मामला कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना इलाके से एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, एप्लीकेशन में बताया हुआ कि उसके साथ एक महाठगों ने महाठगी कर लिए, तकरीबन 61 लाख रुपए की ठगी किया। इस पूरे मामले पर तीनों साइबर ठग को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके कब्जे से एक लैपटॉप, आईफोन समेत तमाम उपकरण बरामद किए जाते हैं, जबकि 20 लाख रुपए जो उसके अकाउंट में थे उसको कौशाम्बी पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है। 3 आरोपियों, सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पेश से भेज दिया है। कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तरह से खनन हादसा सामने आया है, उसने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। बताना चाहेंगे कि ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में कृष्णा माइनिंग की एक खदान थी, जहां पर एक पहाड़ का मलबा ऊपर से गिर जाता है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार की दोपहर 2:30 बजे के आसपास इस खदान में हादसा हुआ था और पहाड़ का मलबा ऊपर से नीचे गिरा था, जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मजदूरों की संख्या 12+ हो सकती है। इसमें एक बॉडी जिला प्रशासन ने रिकवर किया है। बताना यहाँ ये भी जरूरी है कि NDRF और SDRF की 5 गाड़ियों की टीम ने यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। कल रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक एक बॉडी की रिकवर हुई है। यहाँ यह भी जानने वाली बात है कि आपके प्रशासनिक अधिकारी के अलावा ADG जोन वाराणसी और आपके मंडलायुक्त और DIG मिर्जापुर मौके पर लगातार वाच कर रहे हैं और घटना स्थल पर नजर रखे हुए हैं। जितेंद्र गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। मैं आगरा का विधायक हूँ। कुछ इस तरह से बोलकर दिल्ली के एक व्यक्ति ने आगरा के एक होटल व्यवसायी को परेशानी में डाल दिया। दिल्ली का एक व्यक्ति आगरा पवन होटल में लगभग 18 दिन से बिना किराए देकर एक कमरा लिया और होटल व्यवसायी जब भी उससे पेमेंट मांगता और उसको वो अपने आप को विधायक बताकर धमकी देता। 18 दिन बाद होटल व्यवसायी ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा एक गाड़ी होटल के बाहर खड़ी थी जिस पर सांसद लिखा था और पकड़ा गया व्यक्ति अपने आप को आगरा से विधायक बता रहा था, जो कि आगरा का रहने वाला नहीं है और ना ही वो विधायक है।
लगातार वो 18 दिन से उसी होटल में रह रहा था और उस व्यक्ति ने एक वीडियो भी वायरल की थी एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम से कि वो अब एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में खेला करेगा। इस तरह से जब वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने पकड़े गए आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और होटल से उसकी गाड़ी को भी बरामद कर लिया। अब देखना ये होगा इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। पंच केदारों में से द्वितीय केदार नाम से विश्व विख्यात मच्छरधाम के कपाट 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद करने को लेकर बीकेडीसी ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कपाट बंद होने के अवसर पर धाम को भव्य फूलों से सजाया जाएगा। इसको लेकर बीकेडीसी ने सभी तैयारियों को तेज देना शुरू कर दिया है। 18 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीष देते हुए 21 नवंबर को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। शीतकाल के दौरान 6 माह तक शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा की पूजा संपादित की जाएगी। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण चरम पर है, जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैब चरण 3 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद सुधार नहीं हो पा रहा। हवा को सुधारने के लिए ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। उसके बावजूद वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा। वायु गुणवत्ता सूचांक गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया है। हालात यह है कि लोगों को सांस लेना दुर्भर हो रहा है। स्मोक की चादर लगातार मोटी होती जा रही है और दमघोंटू हवा के चलते अस्पतालों में खांसी जुकाम के मरीज भी बढ़ रहे हैं। सांस रोगियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों ने सांस के मरीजों को सलाह दी है कि वे मॉर्निंग वॉक करने से बचे। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से छिड़काव की व्यवस्था व तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है, जिससे बढ़ते पोल्यूशन पर अंकुश लग सके, लेकिन लगातार बढ़ता पोल्यूशन लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।